हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नए क्लास में बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स गैसों में अभिगमन की घटनाओं का सबसे पहला हिस्सा जिसे श्यानता कहते हैं, हमें विस्कोसिटी कहते हैं, उसे हम स्टडी करने वाले हैं आज हमारे हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 में। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने इसके लिए जो जो टूल लगने हैं इनके डेफिनेशन और उस टूल के बारे में स्टडी कर लिया है। मतलब हमने माध्य मुक्त पथ के बारे में इससे पहले क्लास में स्टडी किया था कि लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है। तो 1/√2 आप इसे n रो के फॉर्म में डिफाइन करिए या फिर इसे 1/√2 n पाई डी स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन करें। तो ये याद करके भी चलना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि श्यानता क्या होती है। और एक बात बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें एग्जाम में ये पूछे जाने वाले बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि गैसों में अभिगमन में संवेग के अभिगमन से क्या तात्पर्य है। चूंकि श्यानता संवेग के ट्रांसफॉर्मेशन से आती है, श्यानता से आप क्या समझते हैं गैसों के अभिगमन में, उसके लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो उसी को लेते हुए आज हम अपने विस्कोसिटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके लिए मेन इक्वेशन को डिराइव करके लेके आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना आपके पूरे पूरे तरीके से आपके अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन और प्रीवियस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संवेग का अभिगमन कहने का क्या तात्पर्य है, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है। गैस के अणु लगातार स्वतंत्र रूप से रैंडम गति करते हैं एवं एक दूसरे से टकराते हैं। ये तो आपने विजुअलाइज कर लिया अपने माइंड पे। जब गैस की दो परतें अलग अलग वेग से गति कर रही हैं, परत कहने का मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन जिसके वेलोसिटी एक जैसे हैं, और अगली परत कहने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जिनके वेलोसिटी पहले वाले की तुलना में ज्यादा है या कम है, तो उनके कलेक्शंस को हम परत के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। तब अणुओं का जो मोमेंटम होगा, ज्यादा वाले में ज्यादा होगा, कम वेलोसिटी में कम होगा, तो वो मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक परत से दूसरे परत तक स्थानांतरण होगा। इस संवेग के स्थानांतरण को ही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपका मेन की पॉइंट हो गया जिस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। डायग्राम वाइज देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम आपको बनाया गया है कि मान लीजिए 3 ठो लेयर है। यहाँ पर 3 लेयर कहें, अब बेसिकली 2 लेयर है। ये नीचे वाली लेयर जो रेड लाइन पे यहाँ पे खींची हुई है, वो एक गैसेस का लेयर है जिसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली उसकी वेलोसिटी 0 है, और ऊपर वाले लेयर की जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वेलोसिटी u है। और इन दोनों के बीच में वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन, या u से वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, y अक्ष के अनुदिश डी यू अपॉन डी वाई है। ठीक, तो होगा ये कि ये वाली परत के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तेजी से चलना चाहेंगे, और नीचे वाले परत जो है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो इन दोनों की वजह से इन दोनों परतों के बीच में इस पर्टिकुलर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के आधार पे एक विरोधी बल काम करेगा, जो कि तेज गति चलने वाले जो परत है उसकी गति का विरोध करेगा, जिसे ही हम श्यानता के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तरल में, या जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो विस्कोसिटी में बर्नौली थ्योरम जो आता है वो इसी तरीके से है। गैस में क्या होता है कि ये मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मोमेंटम आपस में बढ़ जाता है। तो कंसेप्ट क्या है कि ऊपरी परत का वेग u, निचली परत का 0, और बीच की परत जो है हमारी, मान लीजिए ये वाली लेयर, वो इन दोनों के बीच का जो ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उस गति के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब कंसेप्ट को लेते हुए कैसे चलेंगे कि जब गैस के अणु लगातार ऊपर नीचे जाते हैं तब अपने मूल परत का संवेग अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक, विजुलाइज करिएगा इस चीज को। जो मॉलिक्यूल्स तेज गति से चलने वाले परत से धीमे परत में जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मोमेंटम लेकर आते हैं। कहाँ पे? धीमे वाले जगह पे। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स धीमे गति से चलने वाले परत से तेज गति वाले परत की ओर जाते हैं, तब वो संवेग में कमी लेकर आते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस अव्यवस्था के कारण ही एक स्पर्श रेखीय या शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, जो कि श्यानता का कारण बनता है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के अनुदिश एक गैस के अणु का औसत वेग मान लेते हैं हम लोग px बराबर औसत संवेग, सॉरी mv, जो संवेग का फॉर्मूला है, तो mu है मान लीजिए। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है लास्ट कोलिजन पॉइंट से,
हर अणु अपने अंतिम संघट्ट बिंदु पर संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी लेकर आएगा, और वो डेल्टा पी कैसे दिया जाएगा जी, इसी का डेरिवेटिव फॉर्म डेल पी इज इक्वल टू एम डेल यू। और ये डेल यू क्या होगा, उस चीज को आपको समझना है कि मोमेंटम में जो चेंज होगा, मोमेंटम में वेलोसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा, तो भाई इन दोनों परतों के बीच कोई मॉलिक्यूल्स का यदि आदान प्रदान कहा जाए या फिर मोमेंटम का आदान प्रदान अणुओं के माध्यम से हो रहा है, तो वो कितनी दूरी तय करता है। तो हम जानते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य कितनी दूरी तय करता है, वो लैम्डा दूरी तय करता है। ठीक, तो यहाँ पे वो इस वेलोसिटी से चलेगा और कितनी दूरी तय करेगा, दिस मच ऑफ डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो वो उसके लिए उस पर्टिकुलर रेंज के लिए वेलोसिटी या चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में डिफाइन होगा, डेल पी के डेल यू के फॉर्म में उसका वेलोसिटी। तो डेल पी हमारा इज इक्वल टू एम डेल यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो उस पर्टिकुलर लेयर के बीच में कितना दूरी तय करेगा जी, वो दो टक्करों के मध्य लैम्डा दूरी तय करेगा। और किस गति से तय करेगा, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा उस माध्यम से तय करेगा। देन यू हैव अ चेंज मोमेंटम इक्वेशन एम लैम्डा डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 1 निकालने में आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किताब में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से कई किताबों में दिया रहता है, यहाँ पे इजी से इजी तरीके में आपके लिए यहाँ पे इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अदरवाइज आप बहुत सारे इक्वेशंस में फंसे रहेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाल लिया। अब एक कंसेप्ट पे अपन यहाँ पे चलेंगे कि हर सेकेंड एकांक क्षेत्रफल, एक यूनिट एरिया से गुजरने वाले अणुओं का जो फ्लक्स होगा, याद रखेंगे हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं, और गैस क्या है जी, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है। तो हर सेकंड, अगर मैंने जब हम लोग इस गैस के अणुगति सिद्धांत से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो मैंने बताया कि गैस का मोशन होना मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का आगे बढ़ना, मोमेंटम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। और आगे फैलना अलग चीज है। आगे बढ़ना कहने का मतलब कि एक बीम की तरह आगे बढ़ोगे। जैसे आप अंधेरे में टॉर्च की लाइट जलाओगे तो जो वृत्ताकार बीम आपको दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पर सेकेंड गैस किसी एक यूनिट एरिया से डिफरेंट अणुओं के गुजरने की संख्या क्या होगी, तो भाई मान लेते हैं कि n अणु गुजर रहे हैं यहाँ पर, और किस गति से गुजर रहे हैं, तो c बार, जो कि उसका औसत वेग होगा। और औसत वेग जो है, अभी आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिए हो या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, तो चूंकि गैस के अणुओं की जो गति है वो तो आइसोट्रॉपिक होती है। आइसोट्रॉपिक होती है मतलब वो तीनों दिशाओं में से कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए 1/3 का फैक्टर इस पर्टिकुलर फ्लक्स के इक्वेशन में आएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, या उनकी गति जो है आइसोट्रॉपी होती है, क्योंकि वेग क्या है जी, तीनों दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है। तो 1/3 का फैक्टर, हाउ मच और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर क्रॉसिंग द यूनिट एरिया विद द स्पीड ऑफ c बार और एवरेज स्पीड। तो इतना एक फ्लक्स हो गया। अब इस फ्लक्स के साथ जब मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो दोनों मिल जाएगा, तो ये दोनों मिल के बनाएंगे आपके लिए एक स्पर्शीय प्रतिबल, या जो शियर स्ट्रेस, जिसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई कितना मात्रा में आगे बढ़ रहा है बीम, वो फ्लक्स है आपका, उसको मिला दीजिए आप, या वो जब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, उन दोनों चीजों को मिला देंगे तो आपको कितना टेंजेंशियल बल, विरोधी बल वहां पे बन रहा है वो मिलने वाला है। तो ऑब्वियस है टाउ इज इक्वल टू आरोपित फ्लक्स और संवेग में परिवर्तन। आरोपित फ्लक्स कितना है जी, 1/3 n c बार और डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्वेश्चन नंबर 1 में आप निकाले हैं जस्ट ऊपर, कि क्या होता है, m लैम्डा du अपॉन dy, जहां पे du अपॉन dy है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब न्यूटन का जो हमने स्टार्टिंग में इससे पहले क्लास में श्यानता का नियम पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो शियर स्ट्रेस होता है, स्पर्शीय प्रतिबल होता है, वो ईटा मतलब श्यानता गुणांक इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। तो इक्वेशन नंबर 3 भी उस प्रतिबल को प्रदर्शित कर रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 भी उस प्रतिबल को प्रदर्शित कर रहे हैं, 3 भी उसी प्रतिबल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तुलना करने से आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, दोनों पक्षों से आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इज एलिमिनेटेड। देन फाइनली यू हैव ईटा इज इक्वल टू 1/3 रो c बार लैम्डा, जहां रो के जगह mn है ना,
मास इनटू नंबर ऑफ डेंसिटी, मतलब मास इनटू आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये डेंसिटी के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये जो निकल के आया ये गैस की श्यानता कहलाती है। अब इसके बारे में रिजल्ट्स भी देना है। अब हमको पता है कि भाई गैस के अणुओं का जो माध्य मुक्त पद होता है ये है फॉर्मूला। तो अगर आप इसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पर ले जाके रखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको इसके रिजल्ट्स भी लिखने याद रखेंगे। ये डेरिवेशन बहुत शॉर्ट और बहुत स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप किताब में इस चीज को देखेंगे तो 90% किताबों में ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है। वहां पर एक्सिस के नेगेटिव कॉन्सेप्ट को भी लिया गया है। मतलब एक्स एक्सिस है तो वो कहीं ना कहीं उसका माइनस एक्स एक्सिस भी होगा। अगर ये वाई एक्सिस है तो कहीं ना कहीं इसका माइनस वाई एक्सिस भी होगा। और अगर ये जेड एक्सिस है तो कहीं भाई इसका माइनस जेड एक्सिस भी होगा। और इस तरह से 6 दिशाओं को लेते हुए 1/6 का फैक्टर वाला सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो वो लेंदी होता है और बढ़ा जाता है। एग्जाम में उत्तल नंबर सॉल्यूशन लिखते लिखते ही आप आधा घंटा खपा देंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हमारे लिए सॉल्युबल फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे तैयार किया है। तो बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो जा रहा है। आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत है इस लैम्डा की वैल्यू को, और थोड़ा सा अपनी माइंड में विजुअलाइज करने का कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई कैसे फ्लक्स मूव कर रहा है और कैसे मोमेंटम में डिफरेंस आ रहा है। ये चीज अगर आपने इमेजिन कर लिया तो फिर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बेहतरीन बिल्डअप हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो गैस की श्यानता गुणांक ईटा है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखने से ये नजर आ रहा है कि वो सी बार पे डिपेंड करता है। सी बार पे, सी बार क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। और हम लोग जानते हैं कि यार ये सी बार जो होता है, औसत वेग जो होता है 8 kbt अपॉन पाई एम होता है। इसका मतलब ये सी बार जो है 8 और केबी तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल है रूट टी के, वही लिखा है यहाँ पर देखिए। और ये जो सी बार है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट एम के, ये भी होता है। तो फाइनली सबसे पहले तो टेम्परेचर का कंसेप्ट है कि सी बार इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। और यहाँ पे अगर ये रूट टी है तो ईटा भी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। मतलब गैस की श्यानता परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। मतलब यदि ताप आप बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता का मान बढ़ेगा। ये लिक्विड से जस्ट अपोजिट है। लिक्विड या जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हैं, तो ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता कम होती है, गैसों की श्यानता बढ़ रही है यहाँ पर ना, क्योंकि श्यानता गुणांक का मान क्या है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अतः किसी गैस की श्यानता गुणांक गैस के परमताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ठीक। और रिजल्ट देखिए, कंक्लूजन ये लिख के आना है पेपर में ना, इतना आपको जब पूरा कंप्लीट नहीं कहलाएगा जब तक आप निर्भरता नहीं बताएंगे। साथ ही गैसों की श्यानता दाब पी पर निर्भर नहीं करती। ये जो इक्वेशन निकल के आया है देखिए जरा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्रेशर का कोई टर्म नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है जी बड़े बड़े एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव में, कि गैस की श्यानता दाब पे निर्भर करती है या नहीं करती, तो नहीं करती है। प्रेशर का कोई रोल नहीं है श्यानता के लिए, ठीक। ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और देखिए डिपेंडेंसी आपको और क्या बताना है की पॉइंट, कि श्यानता गुणांक गैस के अणु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। और कैसा निर्भर करता है जी? कि ईटा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हल्का है यदि अणु, कम भार का है तो श्यानता ज्यादा है। इस तरह से यहाँ पर से आएगा टर्म सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8 पाई रूट एम। तो रूट एम यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का एक आंसर, ये ईटा है, याद रखें कि ये एन है ना, ये एन है, स्मॉल एन, और ये ईटा है, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोज्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, भारी द्रव्यमान के अणु, हल्के द्रव्यमान के अणु, उसके अकॉर्डिंग। मतलब हाई टेम्परेचर है यदि तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, मतलब माध्य मुक्त पथ भी बढ़ेगा, मतलब विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये एक रिजल्ट कंसेप्ट है। यहाँ पर एक डायग्राम से इस चीज को और समझते हैं। देखिए कितना, किस तरह से, ये देखिए ये अपर लेयर है जो कि एक पर्टिकुलर यू मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहा था। ये लोअर लेयर था, वही जो डायग्राम स्टार्टिंग में बनाया था उसका एक और व्यू है आपके लिए, जो जीरो वेलोसिटी से चल रहा था। इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हुआ जो कि लैम्डा इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई के इंटू था। क्योंकि इन दोनों दो टक्करों के मध्य, दो लेयरों के मध्य, ऐसे ही मान के हम लोग चले हैं इमेजिनरी फॉर्म में कि दो माध्य मुक्त पथ जितना डिस्टेंस दो लेयरों के बीच है। तो एक बल इसको मोमेंटम को ऊपर की ओर ट्रांसफर कर रहा है भाई, हायर वाला।
एक मोमेंटम को नीचे की ओर ट्रांसफर कर रहा है और ये वेलोसिटी है इसके मूव होने, गैस के लेयर के जाने की दिशा इस तरह डिफाइन कर दी है और ये हाइट है, ये हाइट के अकॉर्डिंग ही लैम्डा डिफाइन हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच जो मोशन का डिफरेंस है वही विस्कोसिटी के फॉर्म में या श्यानता के फॉर्म में प्रदर्शित होता है। तो आप चाहे तो ये वाला डायग्राम भी एग्जाम में बना के आ सकते हैं और लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम विस्कोसिटी इन गैसेस की मोमेंटम का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने विस्कोसिटी को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। यदि आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है और आप मीन फ्री पाथ के कंसेप्ट को भी अगर अच्छे से समझते हैं तो आसानी से इस डिफरेंस को जो कि मोमेंटम का डिफरेंस है उसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक की का यूज किए हैं जिसको कहा जाता है न्यूटन का श्यानता नियम। ये ध्यान रख के चलना है कि न्यूटन के श्यानता नियम के अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू ईटा वेलोसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। तो फिर इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और कई स्टूडेंट से कहना है कि इम्पोर्टेंट्स लेक्चर डालिए, इम्पोर्टेंट छांट के डालिए। तो आप लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि भाई एनएपी में बीएससी का पेपर जो सिलेबस है उसे बहुत 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 हद तक छोटा कर दिया गया है। मतलब अगर जो बच्चे ईयरली बीएससी कर रहे हैं, आप कभी उनसे बात करिए जो आपके सीनियर अगर हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आप लोगों का सिलेबस तो कुछ भी नहीं है एनईपी वालों का। आप एनईपी अगर 2022 के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया है और अभी आप अपने थर्ड सेम में हैं, आपका सिलेबस बहुत छोटा है जी। इससे कई गुना ज़्यादा फिजिक्स पढ़ते हैं जब बच्चे सेकंड ईयर के फॉर्म में होते हैं। इसी पर्टिकुलर पेपर में, थर्मोडायनेमिक्स के ही पेपर में बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो सिलेबस आपका ऑलरेडी बहुत छोटा है और बहुत छोटे-छोटे टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास हो जाती है, ठीक? तो और आपके जो ब्लूप्रिंट है इसमें, ब्लूप्रिंट कहने का मतलब जो चीज़ वहाँ पे आपके सिलेबस में लिखी हुई है, जैसे इस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे लिखा है कि 11 क्लासेस की ज़रूरत है, हर क्लास 1 घंटे का है। मतलब अगर आपके कॉलेज में क्लास लगती है, अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो 1 घंटे के 1 क्लास के अनुपात से 11 क्लास में इस पर्टिकुलर यूनिट को खत्म करना है। मतलब 11 घंटे, टाइम का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 11 घंटे में ये खत्म होना चाहिए। यूट्यूब पे मैंने तो इससे कई गुना कम अमाउंट में टाइम के रेशियो में इस पूरे यूनिट का डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल अंडरस्टैंडिंग डाला हुआ है। मतलब आपको 11 घंटे भी नहीं देना है इस पर्टिकुलर यूनिट को। आपको मेरे ख्याल से एग्ज़ैक्ट अगर मैं कहूँ तो 5 से 6 घंटे का मटेरियल इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए डला हुआ है। अब अगर कोई स्टूडेंट 5 से 6 घंटे भी अगर किस एक यूनिट के लिए नहीं दे पा रहा है, तो फिर उससे ज़्यादा शॉर्ट या इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नहीं निकल के आएँगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने पढ़ाई में अपना समय देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम जितना कम इन्वेस्ट करेंगे, आपकी सफलता उतनी छोटी रहेगी। जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इसको कंप्रेस करके इस करिकुलम के एक्चुअल लगने वाले टाइम को हमने यहाँ पे छोटा किया हुआ है और जो सॉल्यूशंस हम बनाते हैं, वो कोशिश रहता है कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। बुक में बल्की फॉर्म में जो इतना बड़ा-बड़ा फॉर्म में दिया हो, वैसा भी ना हो। आप जैसा ही लिखें, लाइन-लाइन लिखें। थ्योरी देखिए, ये 3 लाइन एक 2-3 पैराग्राफ को निकाल के लेके आया गया है। मतलब इतना लिखने से आपके की पॉइंट का काम चल जाता है। जब आप किताब में देखेंगे तो आप पाएँगे ये पूरा 1 पेज जब भर के पढ़ेंगे तब आपको ये 3 चीज़ मिलेगा। तो उसको ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करें। टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और रही बात इम्पोर्टेंट चीज़ की बात, तो भई सिलेबस खत्म होने के बाद हम एक मॉडल पेपर तो डिस्कस करेंगे ही और हमारे स्टेट में या कंट्री में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस के अलग हिस्से को लेते हुए पेपर बनाता है, तो वेरी कर सकता है। लेकिन 3-4 ही टॉपिक होते हैं। अब मान लीजिए आप अभिगमन की घटनाएँ पढ़ रहे हैं, आपने ये देखिए विस्कोसिटी को तैयार कर लिया। अगर जिससे विस्कोसिटी बन जाता है उससे चालन और डिफ्यूज़न भी बन जाता है, बहुत ईज़ी होता है। तो एक सीखने का दौर है, अगर आप याद करने, रटने के कांसेप्ट पे हैं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अपने नए क्लास में। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि विद्युत सॉरी ऊर्जा का प्रवाह या चालन या संवहन गैसों में किस तरह से होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।